मैं मृदुला सिंह, कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 1। आज प्रश्न संग्रह 1.3 जो है पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। 1.1 और 1.2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। प्रश्न संग्रह 1.1 में हमने समुच्चय की दो पद्धतियां हैं। दो पद्धतियां कौन सी हैं? सूची पद्धति, गुण वर्णन पद्धति के बारे में विस्तार से पढ़े। प्रश्न संग्रह के सवाल हल किए। प्रश्न संग्रह 1.2 में समसमुच्चय के बारे में पढ़े। दो समुच्चय समान कैसे होते हैं उसके सवाल हल किए। अब प्रश्न संग्रह 1.3 में हम पढ़ने वाले हैं वेनाकृति, समसमुच्चय, विश्व समुच्चय, पूरक समुच्चय, इनसे संबंधित सवाल। पहले जो है इनके बारे में अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है। जब इनका कॉन्सेप्ट, आपकी परिभाषा क्लियर होगी तो आप सवाल हल कर सकते हो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है वेन आकृति। वेन आकृति समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम ब्रिटिश तर्कशास्त्र जॉन वेन ने किया था। जॉन वेन जो है ये वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इन आकृतियों को वेन आकृति कहा जाता है। उन्होंने अपने नाम से ही इसको संबोधित कर दिया। अब उदाहरण पे आ रहे हैं। A बराबर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 क्या है? पढ़ चुके हो। ये सभी हमारे घटक हैं। ये क्या है? समुच्चय है। समुच्चय को पहले बताया गया है कैसे प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर का उपयोग किया जाता है, बड़े अक्षरों का उपयोग। ये सभी घटक हैं। अब प्रश्न होगा इस समुच्चय को वेन आकृति द्वारा दर्शाओ। तो इसमें सिंपल आपको करना क्या है, एक जो है सर्कल बनाओगे, गोला बनाओगे। गोला उबड़ खाबड़ नहीं बनाओगे, गोला प्रकार का उपयोग करके, राउंडर का उपयोग करके आप बनाओगे। ए लिखोगे समुच्चय का नाम। तो जितने भी ये अंक है, ये अंक कहीं भी लिख सकते हो। 1 2 या 2 यहाँ लिख लो। एक पास में नहीं कि एक किनारे लिखो, पूरा गोला खाली रहे। अंक को ऐसे बांट दो कि गोला आपका उस अंकों से प्रदर्शित हो। ध्यान देना है गोले के अंदर, गोले के बाहर नहीं करना है। इसे कहते हैं वेन आकृति। वेन आकृति चाहे आप गोला बनाओ, चाहे आप जो है आयताकार भी बना सकते हो, लेकिन फिलहाल जो वेन आकृति सब कहते हैं तो गोले का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और आगे चल के जो है आपके सवाल आएंगे तो इन्हीं वेन आकृतियों की सहायता से इबारती सवाल कभी कभी हल हो जाते हैं। सूत्र का उपयोग लगाना नहीं पड़ता है, तो उसमें जो है इन दोनों का उपयोग होता है। अब आगे जब पढ़ेंगे तो आप बताएंगे कि इन दोनों का उपयोग कहाँ होता है। यहीं पे बता देंगे तो कंफ्यूजन आपका बढ़ जाएगा। खाली वेन आकृति मतलब जो भी घटक है उनको जो है आकृति के अंदर जो है घटकों को दर्शा देना है। दूसरा उदाहरण, b बराबर 1 3 7 5 11 एक घटक है। वेन आकृति में दर्शाओ, आयताकार बना दिए। समुच्चय का नाम लिखो, जो भी अंक है वो अंक यहाँ पे प्रदर्शित कर दो। ये हो गए आपके वेन आकृति। यहाँ तक आपको आया समझ में? धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर का जो है समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक साथ करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। उप समुच्चय। उप समुच्चय इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। परिभाषा पहले पढ़ते हैं। ए और बी समुच्चय है। समुच्चय किसे कहते हैं बताया गया है, मतलब समुच्चय में घटकों का समावेश होता है। कह रहा है दो समुच्चय हैं। समुच्चय बी का प्रत्येक घटक समुच्चय ए का भी घटक हो तो समुच्चय बी को ए का उप समुच्चय कहते हैं। अब पढ़ोगे एकदम गोल गोल हो गया। बी ए बी क्या हो गया है, आगे बताते हैं। इसे मतलब इन समुच्चयों को बी उप समुच्चय ए द्वारा दर्शाया जाता है। इसे पढ़ते हैं बी उप समुच्चय ए। उप समुच्चय का जो है संकेत है, चिन्ह है, ऐसे सी लिखोगे, नीचे जो है लकीर भी खींचना है। ध्यान से पूरा सी नहीं ऐसे करोगे, पूरा ऐसे आड़ा करके सी, ऐसे फिर वहां पे ऐसे लकीर खींचना। ये उप समुच्चय का चिन्ह है। क्योंकि गणित में ज्यादातर हम जो है संकेतों का उपयोग करते हैं।
ये उपसमुच्चय के चिन्ह है। अब यहाँ पे उपसमुच्चय लिख दिया गया तो इसको पढ़ोगे कैसे? बी उपसमुच्चय ए द्वारा दर्शाया जाता है। एक उदाहरण लिए हैं क्योंकि परिभाषा से नहीं समझ में आता है तो उदाहरण में आ जाओ। मान लो ए बराबर घटक दिए गए हैं, बी बराबर घटक दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, बी में 2 6 दिया गया है। अब जरा ध्यान दोगे, उपसमुच्चय का मतलब होता है आपको इनमें से देखना है कौन किसका उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय मतलब जितने भी घटक हैं उसमें रहे 2 6 इसमें है, मतलब बी का पूरा घटक ए में है, उसी को हम आकृति द्वारा दर्शाए हैं। अब देखोगे गोला बनाए फिर गोला बनाए हैं, 2 6 दोनों में है तो हम जो बी अंदर जाएगा, ए तो बाहर रहेगा नहीं क्योंकि ए में जो है 1 2 3 4 5 6 घटक हैं और बी में जो है 2 घटक हैं तो बी वाला ए में जाएगा। तो यहाँ बी है 2 6 लिख दिए, ए में कौन से आएंगे? ए में पूरा आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब बी उपसमुच्चय ए है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। विश्व समुच्चय, विश्व समुच्चय की परिभाषा जो है ये है, यदि कोई भी समुच्चय ले लो, ए बी सी जो भी समुच्चय हो, लेकिन पी एक ऐसा समुच्चय होता है जो इन सभी समुच्चय पी के अंदर आते हो, उसे विश्व समुच्चय कहते हैं। आगे भारतीय सवाल में विश्व समुच्चय के बारे में दिया जाएगा सवाल, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब कहोगे ए बी सी में कौन से समुच्चय होंगे? मान लो n का मतलब क्या हो गया? प्राकृत संख्या। w का मतलब क्या हो गया? पूर्ण संख्या। हम सिर्फ 2 ही उदाहरण लिए हैं। n प्राकृत संख्या है, w पूर्ण संख्या है, तो n के सारे घटक w में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हम लिखेंगे w विश्व समुच्चय है, मतलब n के पूरे घटक जो हमारे w में है। एक तरह से देखा जाए उपसमुच्चय की तरह ही दिख रहा है। b उपसमुच्चय a बराबर, मतलब जिसमें पूरे घटक हो अपना क्या होगा? विश्व समुच्चय। अब समझो अगर हम एक और ले लेते हैं उदाहरण, n और w ले लिए। i का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में किसका समावेश होता है? ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो अंकों का समावेश होता है। ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0 1 2 3। अब आप इसको बताओगे कौन किसका उपसमुच्चय नहीं विश्व समुच्चय है, देख के बताओ। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, n के पूरे घटक i में आ रहे हैं, 1 2 3 4 आगे अनंत, 1 2 3 4 आगे अनंत। w में 0 1 2 3 आगे अनंत, तो 0 1 2 3 आ रहे हैं, तो i क्या होगा? विश्व समुच्चय होगा। मतलब i वाले समुच्चय में n का भी समावेश है, w का भी समावेश है। सिंपल सा उदाहरण ले लो, आप अपनी क्लास का ही ले लो। आपकी क्लास में समझो जो है मुन्नी, ज्योति, अंकिता और भी बाकी हमारे बच्चे समाविष्ट हैं, तो विश्व समुच्चय कौन सा होगा अपनी क्लास का? तो अपनी पूरी क्लास 9th की क्लास, तो 9th क्लास क्या होगी? अपना विश्व समुच्चय होगा। अगर 2 डिवीजन है ए और बी सी ऐसे हैं, तो ए में जो है अगर यही बच्चे हैं तो ए क्लास क्या होगा? विश्व समुच्चय होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं पूरक समुच्चय। थोड़ा साइड हो जा रहा है, स्क्रीनशॉट लेके जो है आपको लिखना है। अब जो पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय मान लो u विश्व समुच्चय। अगर u दे दिया गया तो विश्व समुच्चय होता ही है, u से ही प्रदर्शित करते हैं विश्व समुच्चय को। a उप समुच्चय u तो समुच्चय a में शामिल न होने वाला लेकिन विश्व समुच्चय में समाविष्ट होने वाले घटकों के समुच्चय a का पूरक समुच्चय कहते हैं। परिभाषा से पढ़ोगे तो समझ से परे है। आ जाते हैं उदाहरण पे। क्या कह रहा है? u विश्व समुच्चय। समझो हम इसको विश्व समुच्चय मान लिए हैं।
ए उपसमुच्चय यू, तो ए उपसमुच्चय मतलब ए के घटक यू में होने चाहिए, कोई भी अंक ले लो, जैसे 1 3 7 ले लिए, ठीक है। 1 और 3 1 3 7 अपने यू में आ गए हैं, तो ए उपसमुच्चय यू है। अब ए पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। अब आगे चलते हैं। समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ए डैश या ए सी द्वारा दर्शाया जाता है। इसको चाहे ए डैश लिखो या ए सी, डैश लिखो या सी, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। फिलहाल पूरी किताबों में जो है डैश का इस्तेमाल किया गया है, सी का भी करोगे तो कोई गलत नहीं है, मतलब इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होता है। चलो दर्शाते हैं। ए पूरक क्या होगा इस परिभाषा के अनुसार? तो परिभाषा ये कहता है जो भी लिखा गया है शब्दों में लिखा गया है, अब जो है गणितीय भाषा में बताते हैं, शायद उदाहरण से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। विश्व समुच्चय दिए गए हैं, ए दिया गया है, ए के घटक यू में है तो विश्व समुच्चय एक बार हम जो है रफ में लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, आपको लिखना नहीं है। कौन से घटक हैं? 1 3 7, यही ना, 1 3 7 1 3 7। विश्व समुच्चय में इन घटकों को हटा के बाकी जो घटक बचते हैं अपना क्या होगा? पूरक। 2 4 5 6 लिखोगे, 2 4 5 6 धनु कोष्टक से बंद करोगे, ये अपना पूरक होगा। शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। मतलब ए वाला ले जाके विश्व समुच्चय में जाओगे, इनको हटा के बाकी जो बचते हैं पूरा विश्व समुच्चय के अंक इसमें आ जाएंगे। आकृति द्वारा दर्शाते हैं, जैसे आकृति में हम बोले थे ना आगे इन दोनों आकृतियों का उपयोग होता है, अब उपयोग यहाँ पे आ गया है। बॉक्स पूरा बनाए, ये अपना पूरा विश्व समुच्चय है, तो यू को जो है बाहर लिखोगे, अंदर नहीं, ध्यान देना है। ए उप समुच्चय है, तो ए जो है इसके अंदर होगा। कहोगे टीचर आप तो गोला बोले थे, आप तो ओवल बनाया हो, ओवल भी चलेगा। तो ए उप समुच्चय यू है, ए में कौन से घटक है पहले लिख देते हैं, 1 3 7। ध्यान देना 1 3 7 एक बगल में मत लिखना, नहीं तो 137 दिखेगा, अंक ऊपर नीचे लिखना है। अब कौन कौन से अंक यू में है लिख डालो। 1 है, 1 नहीं लिखोगे क्योंकि 1 यहाँ आ गया, तो हम लिखेंगे 2, 2 के बाद 3 यहाँ है, नहीं लिखेंगे, 4 5 6 7 वहां है। ये अपना क्या हो गया? बाकी अंक हो गए। कुछ बीएमसी द्वारा अनाउंस हो रहा है बच्चों, उस आवाज को थोड़ा नेग्लेक्ट करोगे आप लोग। तो ये हमारा हो गया ए हमारा होगा ए पूरक समुच्चय होगा, ठीक है। अब आ जाएंगे प्रश्न संग्रह से संबंधित सवाल। प्रश्न संग्रह 1.3 में पहला वाला सवाल। तो हमारे कुछ बच्चे जो हैं दूर दराज गांव से पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के मुताबिक किताबें उपलब्ध वहां पे नहीं है, तो हम किताब जो है थोड़ा सा दे रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे ताकि हमें सवाल करवाने में आसानी होगी। एक में 4 तक ही आप लोग लीजिए, ठीक है। ये 4 सवाल। अब जो है हमें सवाल लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। पहले वाले सवाल पे आ जाते हैं। पहला वाला सवाल पहले पढ़ते हैं। यदि a बराबर ABCDE, B बराबर CDEF, C बराबर BD, D बराबर AE, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से असत्य है लिखना है। तो इसमें जो है हमें सवाल लिखना होगा, नहीं तो हम समझाएंगे कैसे। a बराबर ABCDE, फिर क्या कह रहा है, B बराबर क्या है CDEF, फिर क्या है C बराबर BD, D बराबर AE। अब जो एक एक करके हल करना है। कह रहा है C उप समुच्चय B सत्य है कि असत्य है पता करो। उप समुच्चय का मतलब हम बता दिए हैं, मतलब अब यहाँ C उप समुच्चय B कह रहा है, C के पूरे घटक B में है क्या?
सी में है बी डी, बी डी इसमें है बी, इसमें तो बी नहीं दिख रहा है, सी डी ई एफ, बी नहीं है, डी है लेकिन एक घटक बी नहीं है। कोई भी अगर एक घटक नहीं है तो उपसमुच्चय नहीं होगा। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया, तो लिखोगे असत्य। दूसरा, ए उपसमुच्चय डी, ए कहाँ गया, ए यहाँ पे है, ए बी सी डी ई, डी कहाँ है, डी में तो दो ही घटक हैं, इसमें कितने घटक हैं, 1 2 3 4 5, 5 घटक, उसमें दो ही घटक है, तो हम एक एक कहाँ जाए मिलाने के लिए, ए हमारा बड़ा है तो ए जो समुच्चय डी का हो ही नहीं सकता, तो सीधा लिख देंगे असत्य। तीसरा आ जाओ, काफी सरल सवाल है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। डी उपसमुच्चय बी, डी कहाँ है, डी, पहले डी ले लो, ए ई, बी से करना है, बी यहाँ पे हम, ए, इसमें ए तो है नहीं, उपसमुच्चय नहीं है, बाकी देखेंगे ही नहीं, पहला ही नहीं मिला। चौथा, डी उपसमुच्चय ए, डी उपसमुच्चय ए, तो डी वाला देखो क्या है, ए ई, ए ई, यहां पे देखोगे ए ई, मतलब डी के पूरे घटक बी में है तो ये उपसमुच्चय है, सत्य। पांचवा, नीचे लिख रहे हैं, दिखेगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है। बी उपसमुच्चय ए, ये बी कहाँ है, बी उपसमुच्चय, सी सी है, डी डी है, ई ई है, एफ बिना मतलब का इतना गए ढूंढने के लिए, एफ तो नहीं मिल रहा है, असत्य है। पांचवा हो गया, अब आ जाओ छठा, सी उपसमुच्चय ए, सी उपसमुच्चय ए, सी में क्या है, बी डी, ए से करना है तुलना, बी डी है, मतलब सी के पूरे घटक ए में है, सत्य। पहला सवाल समझ में आया। उपसमुच्चय का मतलब ए वाले घटक पूरे बी में मिलने चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए, अगर एक छूट गया तो उपसमुच्चय बिल्कुल नहीं होगा। तो ये थे पहला वाला सवाल, पहला वाला सवाल समझ में आ गया। अब जो है इसके आगे वाले सवाल पे चलते हैं। दूसरा वाला सवाल साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा वाला सवाल दिया गया है, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का विश्व समुच्चय लेकर एक्स वाई वेन आकृति में दर्शाइए। अच्छा, इसमें जो है खाली हमें वेन आकृति दर्शाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सरल होगा। पहला, x बराबर, x ऐसा है कि x n का घटक है, कौन से अंक आएंगे उसमें दिया गया है। फिर y ऐसा है कि y n का घटक है, आगे जो है अपना गुणवर्णन पद्धति में लिखा गया है। तो इसमें एक एक करके जो है पहले सूची पद्धति से घटक तो दर्शाएं, घटक कौन कौन से होंगे गुणवर्णन में लिखा गया है। तो शुरुआत करते हैं। दूसरे में 2 सवाल है। तो पहला, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का विश्व समुच्चय। तो U में कौन कौन से घटक आएंगे बताओ। 1 से 20 तक प्राकृत संख्या कह रहा है, प्राकृत संख्या में सभी धनात्मक होंगे। तो 1 से 20 तक लिख दो, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करके लास्ट में 20 लिखोगे, डॉट डॉट करके छोड़ोगे नहीं। और कहोगे ना चीजें हम 20 तक लिखें, न मत लिखो, बड़ा बेकार लगेगा उतना लंबा लिखोगे 20 तक। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, मतलब अंतिम संख्या हमारी 20 होगी, ये अपने विश्व समुच्चय है। नहीं तो कहोगे टीचर हमें मिलाने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको वेन आकृति बनाना है ना बच्चा। चलो लिख डालते हैं, क्योंकि आगे जो है जब उसमें देखोगे कौन से घटक हैं कौन से घटक नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। चलो लिख डालते हैं ना, आप भी लिख डालो, जब हम लिख रहे हैं तो आप भी लिखोगे ना बच्चा। 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। चलो लिख दिए 1 से 20 तक। अब आगे x बराबर
क्या दिया गया सवाल में? सवाल में ऐसे दिया गया x बराबर, x ऐसा है कि x, ये चिन्ह दिया गया है, मतलब x n का घटक है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू करवाए हैं। और आगे शर्त क्या है? 7 लेस देन x लेस देन 15। इसका मतलब क्या हुआ? अब इस पे हमारे घटक बनेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब पहले जो है लिख देते हैं 7 से 15 ना, पहले अंक लिख डालो। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, लिख दिया 15। इसका मतलब क्या हुआ? 7 से बड़ा, 7 से बड़ा, तो मतलब हमें 7 नहीं लेना है। इस चिन्ह का मतलब 7 से बड़ा, तो 7 जो है हमें नहीं लेना है। 15 से छोटा, तो 15 भी नहीं लेना है। तो कौन से घटक आ गए? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये वाले घटक हमारे आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे लिखेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इस गुण वर्णन पद्धति का हम जो है सूची पद्धति में घटकों को लिख दिए हैं। अब वेन आकृति अब हम बना सकते हैं। जब ये बन गया तो आराम से वेन आकृति बनेगी। चलो बनाते हैं। वेन आकृति, अंक बहुत बड़ा है तो डब्बा जो है, डब्बा मतलब बॉक्स, बॉक्स थोड़ा लंबा बनाएंगे, और इतना भी भयानक मत बना देना कि कॉपी भर जाए। ये अपना विश्व समुच्चय हो गया। x क्या होगा? उप समुच्चय होगा। x जो है अपने उप समुच्चय होंगे, तो x अंदर जाएगा अपना, ये अपना x होगा। पहले x वाले अंक लिख लेते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। क्लियर हुआ x के? अब u वाले अंक लिखो, लेकिन ध्यान देना जो अंदर है ना रिपीट ना होने पाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 भी है, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बन गई हमारी वेन आकृति। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जब सवाल समझ में आ जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है बच्चों। अब इसमें दूसरे वाले सवाल में इसी का ही विश्व समुच्चय u बराबर वही रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बच्चों हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? आप भी नहीं लिखोगे चलेगा, मतलब 20 तक, लास्ट में 20 लिखना ही है। क्या दिया गया? y ऐसा है कि y n का घटक है। आगे सब शर्त दिया गया है 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याएं। अब इसमें अभाज्य संख्या आ गया है। अभाज्य संख्या कौन सी होगी बताओ? वे संख्याएं जिसमें जो है 2 से जो है भाग देने पर, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वो तो 2 से भाग अगर नहीं जाता वो विषम संख्या है, अभाज्य नहीं है। जिसका खंड करने पर एक और उसी अंक के सिवा दूसरा अंक ना आए, वो संख्याएं अभाज्य होती हैं। छठी में पढ़े हो, एक संख्या न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, एक को अलग कर देना है। 2 सम अभाज्य संख्या है। 3 खंड करोगे तो जो है 3 एकम 3, और किसी पहाड़ी में नहीं आएगा, लिखते चलते हैं। 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 खंड हो गए, नहीं आएगा। 3 के बाद 5, 5 का खंड करो, 5 एकम 5 होगा, इसके सिवा कोई अंक नहीं होगा। 5 के बाद कौन सा अंक होगा? 7। कहोगे 6 का खंड हो रहा है इसलिए अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। 7 के बाद 11, 13, 17, 19 अभाज्य संख्याएं। कोशिश कर लो आप जो है कम से कम 50 तक आपको याद रहे, तो फटाफट लिखने में आसानी हो। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसका खंड करने पर वो अंक और एक के सिवा दूसरा अंक ना आए। 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 11 एकम 11, ये सभी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इनका खंड होगा ही नहीं। अगर होता है
तो वो अंक और 1 के सिवा दूसरा अंक आएगा ही नहीं। क्लियर हो गया। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है आकृति में विश्व समुच्चय में अंक प्रदर्शित कर सकते हो और y जो है इसके अंदर होगा। क्लियर। y जो है उसके अंदर होगा और u में आपके अंक होंगे, इतना आप दर्शा सकते हो। अब बताओगे y में कौन कौन से अंक लिखोगे। y में हमारे आएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये आएंगे। गोला थोड़ा बड़ा बनाना बच्चों, एकदम खिचड़ी की तरह अंक ना होने पाए। यू में ये अंक छोड़ के अब कौन से अंक आएंगे। 1 लिखोगे, 2 अंदर है, नहीं लिखना है, 2, 3 है, 4, 5 इसमें है, 6, 7 यहाँ है तो 8, 9, 10, 11 है तो 12, 13 अंदर है, 14, 15, 16, 17 है, 18, 19 है, 20 ये हमारे अंक आएंगे। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ अगर दिक्कत हो ग्रुप में आप कमेंट्स करेंगे। आज तक जो है आज यहीं पे हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संग्रह 1.3 का तीसरा वाला सवाल लेके। तब तक के लिए बाय बच्चों।